समस्त साहित्यानुरागियों को नमस्कार। महिला रचनाकारों की 4 पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक सखियों की बतियाँ नाम से है। यह एक उपन्यास है। इसकी लेखिका डॉक्टर स्मृति उपाध्याय हैं। समदर्शी प्रकाशन गाजियाबाद से यह 2024 में प्रकाशित हुआ है। 225 रुपया इसका दाम है। डॉक्टर स्मृति उपाध्याय हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने के पश्चात, यूजीसी नेट उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा इंटरनेट और हिंदी एक साहित्यिक विश्लेषण इस विषय पर पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में अध्यापन कर रही हैं। उनके कुछ शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। योग की भी वे गुरु हैं और अपनी योगशाला तथा हिंदी मेरा अभिमान इस नाम से यूट्यूब चैनल उनके हैं। भोपाल में वे निवास करती हैं। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की कथाएं हैं। 2 सखियों की कथाएं विशेष रूप से हैं। भारतीय परिवार के सुख दुख, विवाह, वैवाहिक जीवन, माता पिता, सास ससुर, इनके संबंधों के ताने बाने, यह इस उपन्यास में विषय है। इसके कवर से भी कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सखियां हैं और उनकी कैसी बतियां इसमें संजोई गई हैं। लेखिका ने पाठक गणों को संबोधित किया है अपने इस पहले उपन्यास के बारे में बताते हुए। उन्होंने कहा है कि उपन्यास 2 सखियों की गुपचुप अपने जीवन के कुछ अंशों पर मनोरंजक बातचीत है, जो पाठक के मन को कभी गुदगुदाने वाली तो कभी भावुक कर देने वाली है। साथ ही प्रेरक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। यह उपन्यास सामाजिक ताने बाने की बुनावट को भी प्रदर्शित करता है। इस उपन्यास की कहानी से आप सभी कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा पाएंगे। जीवन की कशमकश चुनौतियों, विविध अनुभवों को साझा करता यह उपन्यास आप सभी के मन को भाने वाला अवश्य होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यह पहला प्रयास है कथा लेखन के क्षेत्र में स्मृति उपाध्याय का। विवाह के पूर्व और विवाहोत्तर जीवन विशेष रूप से विषय बनाया गया है इस कथाकृति में। आशा करते हैं कि आगे और भी उत्तम लेखन स्मृति उपाध्याय का सामने आएगा। दूसरी किताब आभा पांडे की कोई शिकवा नहीं इस नाम से है। यह कहानी संग्रह है। 14 कहानियां इसमें हैं। आभा पांडे संस्कृत और हिंदी से एमए हैं। बीएड और पीएचडी वे हैं। संगीत प्रभाकर भी हैं। शोध कार्य वे पीएचडी के लिए कर चुकी हैं सागर विश्वविद्यालय से। केंद्रीय विद्यालय में वे संस्कृत की शिक्षिका हैं। पत्रिकाओं में उनके बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए हैं। अनेक संगोष्ठियों में उन्होंने शिरकत की है। शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया है। आकाशवाणी से अनेक शोध वार्ताओं का प्रकाशन हुआ है उनके द्वारा लिखी गई जो हैं, और कहानियां भी उनकी आकाशवाणी से प्रस्तुत हुई हैं। श्री रमाशंकर पांडेय द्वारा प्रणीत कालिदास के ऋतु संहार का हिंदी अनुवाद, हिंदी पद्यानुवाद उन्होंने संपादित किया है। यह भी पुस्तकाकार प्रकाशित है। कुछ सम्मान उनको प्राप्त हुए हैं। इस कथा संग्रह में परिचित चरित्र हैं। मध्यवर्गीय समाज से आए हुए। लेखिका का कहना है कि इस संग्रह की कहानियां आपको नई दुनिया की सैर कराएंगी, नए
लेकिन परिचित चरित्रों से आपको मिलवाएंगी, दिशा देंगी और आपकी संवेदनाओं को जागृत करेंगी। यह भी पाठकों को संबोधित है। दोनों ही लेखिकाओं ने आरंभ में पाठकों को संबोधन किया है। कोई शिकवा नहीं। नाम से ही विदित है कि स्त्री जीवन को विशेष रूप से विषय बनाया गया है और सहिष्णुता, स्त्री की समर्पण भाव, उसको केंद्र में रखा गया है। यह पुस्तक प्रकाशन का नाम नहीं दिया गया है, 2024 में प्रकाशित है और आदर्श प्रवण प्रायः कहानियां इसमें हैं। आस्था रचनाकार की उनमें बनी हुई है। जीवन में, जगत में, जीवन और जगत के सौंदर्य को वे प्रकट करती हैं और यद्यपि विदित तथ्य हैं, दोनों ही लेखिकाओं की रचनाओं में अज्ञात का नवाविष्कार नहीं, जो जानी मानी हमारी दुनिया है, परिचित दुनिया है, उसके विवरण और उनसे कथा का ताना बाना प्रस्तुत करने का संरंभ या प्रयास है। जटिलता का निराकरण है, सहज का अंगीकार है और जो नवोन्मेष का चमत्कार हो सकता है, उसकी बजाय जो जीवन की विदित सच्चाइयां हैं, उन पर दृष्टि इसमें लेखिका की दिखाई पड़ती है। सकारात्मक सोच है लेखिका का और पुत्री और पुत्रवधू के जीवन को विषय बनाया गया है। स्त्री जीवन में यौवन, वयस संधि, इनका चित्रण किया गया है। भावभीनी कहानियां हैं। छोटे बच्चों की दुनिया, वो भी विषय बनाई गई है। दादा दादी कहानियों में आते हैं। स्त्री के जीवन के संघर्ष को भी विषय बनाया गया है। आत्मविश्वास को संजोती हुई आज की स्त्री, उसके कुछ चित्र हैं कहानियों में और प्रेरणा बनी रहे जीवन में, आस्था बनी रहे, इस दृष्टि से ये कहानियां आभा पांडे ने लिखी हैं। विदुषी वे हैं, सुचिंतित भूमिका उन्होंने अपनी बात शीर्षक से इस कथा संग्रह में दी है। वे कहती हैं कि कभी सोचती हूँ कि ये कहानी आखिर क्या होती है। कभी ये जीवन में घटित कुछ घटनाओं या प्रसंगों का, बनते बिगड़ते संबंधों का या जीवन के मर्म का शब्द चित्र होती है। कभी जीवन में उमड़ते राग विराग, हास उल्लास, प्रेम पीड़ा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और रिक्तता की अभिव्यक्ति बन जाती है। कहानी किसी न किसी का यथार्थ होती है, या यूं कहें किसी न किसी व्यक्ति के यथार्थ की पीड़ा से जन्म लेती है। कल्पना के रंगों से सजे धजे होने पर भी इसके मूल में यथार्थ का रेखा चित्र ही होता है। यदि ऐसा न हो तो इसके कथ्य से संवेदना जागना संभव ही नहीं है। निश्चित रूप से यथार्थ और कल्पना, इनके संयोग से कहानियों के ताने बाने इस कथा संग्रह की 14 कथाओं में बनाए गए हैं। दोनों ही लेखिकाओं के प्रति शुभकामनाएं अर्पित मैं करता हूं और उनका साहित्यिक भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना करता हूं। साहित्य का अध्ययन, जो नया से नया साहित्य है और जो हमारे जो गौरव ग्रंथ हैं, उसका और अध्ययन, जो साहित्य में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं महिलाएं, उनको करना चाहिए। तीसरी पुस्तक आजारी निंदिया शीर्षक से बच्चों के लिए लोरी गीतों का संग्रह है। इसकी रचनाकार रंजना शर्मा है। रंजना शर्मा का मूल स्थान बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, झांसी में है और वे भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं,
ज्योतिषविद और साहित्यकार हैं। भोपाल में वे संप्रति निवास करती हैं और संस्कृत की विदुषी भी वे हैं। अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं, विशेष रूप से बाल साहित्य की वे लेखिका हैं। फंदे शीर्षक से लघु कथाएं, सरस बुंदेली कविता संग्रह, दो आंखें 12 हाथ कविता संग्रह, नानी की कहानियां 2 भागों में, बुंदेली रामायण यह संकलन, इतनी उनकी पुस्तकें हैं। संस्कृत में भी उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य लिखा है, उसकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है। 200 रुपये इस पुस्तक का दाम है। यह जो पुस्तक है आजारी निंदिया, और इसमें चित्र सुंदर बनवाए गए हैं जो बाल साहित्य के लिए बहुत ही अपेक्षित और अलंकरण स्वरूप भी हुआ करता है। श्रुति अनुराग शर्मा ने पुस्तक के लिए चित्र बनाए हैं। भव्या पब्लिकेशन से यह पुस्तक छपी है। बच्चों के प्रति अनुराग है रंजना शर्मा के मन में। बाल साहित्य की सबसे बड़ी उपेक्षा, अच्छा बाल साहित्य लिखने के लिए अनिवार्य शर्त यही है कि बच्चों की तरह सरल मन होना चाहिए और वात्सल्य भाव, बच्चों के प्रति अनुराग होना चाहिए। महान प्रतिभाशाली लेखक बाल साहित्य की रचना करते हैं, वे अपनी प्रतिभा और सूझबूझ से नवाचार बाल साहित्य में ले आते हैं। पर यदि महिलाएं बाल साहित्य लिखती हैं तो जो वात्सल्य उनका है वह उनमें व्यक्त होता है। लोरियां जो लिखी हैं रंजना शर्मा ने, वे सुंदर हैं, गेय हैं, ललित हैं, मधुर भाव उनमें हैं। संगीत का ज्ञान होने के कारण संगीतबद्ध सारी लोरियां अच्छी तरह से की जा सकती हैं, यह हम देखते हैं। 16 ऐसी लोरियां आजारी निंदिया इस पुस्तक में है। सुंदर प्रकाशन इसका हुआ है, आकर्षक है। नया सवेरा, आजारी सांझ, परी लोक, पलकों में निंदिया, घटा घनघोर, श्यामल नागर, सोजा मुन्ना प्यारे, कोमलता कंज की, इत्यादि शीर्षकों से लोरियां इसमें रखी गई हैं। अंतिम लोरी 16वीं है, हिमालय की पुकार इसका शीर्षक है। विषयों की विविधता है और कुछ राधा कृष्ण को लेकर के भी 2 लोरियां हैं। आधुनिक विषय भी कहीं कहीं लाए गए हैं। निसर्ग है, प्रकृति है लोरियों में, प्रकृति के प्रति आकर्षण हो, संसार के प्रति कौतुक जागे, यह भी प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर के बाल साहित्य जो कि बहुत आवश्यक है आज के समय में, कि साहित्य में बाल साहित्य भी संपन्न हो, उस दिशा में प्रयास किया है। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के सचिव और निदेशक महेश सक्सेना ने 2 शब्द इसके लिए लिखे हैं और लोरी गीतों को परिभाषित उन्होंने किया है। बच्चों का परिलोक किस प्रकार से लोरी गीतों में उद्घाटित होता है, इसकी चर्चा महेश सक्सेना जी ने की है। आगे बाल साहित्य इसी प्रकार से रंजना शर्मा के द्वारा संपन्न किया जाता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसको महेश सक्सेना ने निर्मल वात्सल्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति उचित ही कहा है उनके इस संग्रह को। चौथी पुस्तक स्वाधिष्ठान शीर्षक से है। 8वें माले पर स्वाधिष्ठान, यह इस पुस्तक का नाम है। चिन्मयी त्रिपाठी लेखिका हैं। चिन्मयी त्रिपाठी प्रशासन से स्नातक हैं। वे प्रशासकीय पद पर भी काम कर चुकी हैं
8 वर्षों तक एक म्यूजिक कंपनी में संस्थापक के रूप में कॉर्पोरेट जगत में काम कर चुकी हैं। उसके बाद वे पूरी तरह से संगीत के प्रति समर्पित हैं और संगीत और साहित्य को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। मध्य प्रदेश में सागर में उनका जन्म हुआ। संगीत के क्षेत्र में भी उनकी अपनी पहचान है। अनेक एल्बम उनके निकले हैं। एक बड़ा प्रकल्प, बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने हाथों में लिया हुआ है, जिसमें कालजयी रचनाकारों, विशेष रूप से हिंदी कवियों की रचनाओं को संगीत में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत महादेवी वर्मा, निराला, हरिवंश राय बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल, अनामिका, नरेश सक्सेना जैसे जाने माने हमारे समय के मूर्धन्य कवियों की रचनाओं को संगीत में संजोया गया है। संगीत की उन्होंने अपनी एक शैली इजाद की है और काव्यराग नाम से यूट्यूब का चैनल भी वे चलाती हैं। संगीत और कविता के लिए उन्हें अनेक सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें अमर उजाला सम्मान से उन्हें नवाजा जा चुका है, अपनी कही शीर्षक कविता संग्रह के लिए, जो कि उनका पहला कविता संग्रह है। अपनी कही यह पहला कविता संग्रह उनका वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। नया कविता संग्रह उनका 8वें माले पर स्वाधिष्ठान, यह भी वाणी प्रकाशन से ही प्रकाशित हुआ है। इसके लिए ब्लर्ब पर 2 शब्द अनामिका, जो हिंदी की प्रतिष्ठित कवि हैं, उन्होंने लिखे हैं। अनामिका ने जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। 8वें माले का स्वाधिष्ठान काव्य संकलन चिन्मयी त्रिपाठी की अभिव्यक्ति, चिन्मयी त्रिपाठी की अंतर यात्रा का वह पड़ाव है जहाँ चेतना कुछ देर की खातिर न वर्षा न न न ययौ न तस्थौ की स्थिति में पड़ जाती है और सहसा समझ में नहीं आता मार्ग कहाँ से ढूंढें। अक्सर यह अकमकाहट एक बड़ी छलांग की पूर्व पीठिका सिद्ध होती है और मुझे पूर्वापर अनुभवों से ऐसा लगता है कि चिन्मयी के लिए तो यह एक खास तरह के उन्नयन की पूर्व सूचना है ही, क्योंकि सुरों की तरह, सांसों की तरह इनकी सृष्टि भी एक लय में सध रही है, जो शायद इस सृष्टि की मूल लय है। अपने से बाहर जाकर राम झरोखे बैठकर जग का मुजरा लेती हुई उल्टे पांव पर वापस अपनी खुदी में अंतस्थ आत्मस्थ में लौट आती है। पूरा व्यक्तित्व जब से स्पंदन की एक विराट लहर हो जाए तो यात्रा पूरी हो जाती है। यह संग्रह बहिर्मुखी है, एक खोई हुई सांस जैसे स्वयं को ढूंढने बाहर निकली है। हर प्राणी में संसार के हर उस प्राणी में अपना निवेश करती हुई जो दुखी है और अपने भोलेपन में अवाक भी कि लाख दरवाजा लगाओ, रोज एक दुख अनाम बच्चे सा सामने खड़ा क्यों मिलता है। तरह तरह के अनादृत लोग जिनकी तनख्वाह उनकी मेहनत और योग्यता के मुकाबले कुछ भी नहीं, कुशल शिल्पी, कारीगर, शास्त्रीय गायक, वादक, स्त्रियों, दर्जी और जूता गांठने वाले, जो व्यर्थ ही रोब गांठने वाले लोगों से परेशान हैं। जैविक मातृत्व से परे जाकर सारी सृष्टि को माँ की नज़र से देखने का यह जज्बा तो साहित्य और संगीत की उंगली चाहे अनायास थमा जाता है। अपनी कही के बाद
एक दूसरा पड़ाव है चिन्मयी त्रिपाठी की काव्य यात्रा का, जिसमें उन्होंने एक सफर तय किया है, यह तो लगता ही है। और जिंदगी का राग लय वे ढूंढती हैं अपनी इस कविता संग्रह में। एक बार फिर से, क्यों लिखती हो कविता, यह पहली कविता है जिसमें कि कविता लेखन क्यों कोई करे, इसका जवाब ढूंढा गया है। और एक अलग तरह की भाषा चिन्मयी त्रिपाठी बनाती हैं, जिसमें कि कविता किस प्रकार से खाद बन करके फूलों की खेती कर सकेगी, और गुलाब, नाग, चंपा, चमेली, टेसूर, वैश्रम के फूल उगा सकेगी, जिसमें तितलियां आएंगी, पराग उड़ेगा। उस खाद की वे चर्चा करती हैं। आशा करती हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें इत्र की जरूरत है, इसलिए बहुत सारी कविताएं लिखी जाएंगी और मसली जाएंगी। वह इत्र जो कि कविता में उगाए फूलों से बनेगा। यह नई कल्पनाएं और नए उपमान कविता जुटाती है। शिवसाकी कविता में कुछ सूफी भावना है। शिव दर्शन की बहुत हल्की सी परछाइयां आती हैं, और शिव को साकी बना दिया गया है। बच्चन की जो मधुशाला है उसका भाव भी थोड़ा सा आ गया है। मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मेरे अंदर हो मधुशाला, यह वहां भी कहा गया है। इस कविता में शिव साक्षी, शिव ही साकी, शिव ही पिलाने वाला, यह जो शिव दर्शन का अनुभव है वह आधुनिक कवि में बहुत भिन्न रूप में प्रकट होता है। स्वानुभूति से ही प्रकट होता है। और शिवमय यदि हृदय हो तो सब सब कुछ शिवमय दिखाई देने लगता है। तब आधुनिक कवि भी कहता है कि शिव ही साकी हैं और शिव शिव ही साक्षी हैं, शिव ही पीते हैं, शिव ही पिलाते हैं। शिव ने पिया और मुझे बनाकर प्याला पिलाया, यह भी इसमें कहा गया है। यह दूसरी कविता इस संग्रह की है। बाहर की दुनिया से भीतर एक संसार, इस संकलन की कवि खड़ा करती है। आठवां माला इस शीर्षक कविता में उद्भिन्न प्रकार का रूपक जो लिफ्ट से ऊपर जाते हुए अनुभव है उसके द्वारा बनाया गया है। और जो बाहर एक यात्रा है वो भीतर की यात्रा का एक प्रतीक और रूपक बन जाती है। बेसमेंट में गुप्त अंधेरे में यात्रा शुरू होती है, बहुत थकान जहां पर है, और लिफ्ट में प्रवेश करती है यात्रा करने वाली कवि, ऊपर पहुंचती है, मूलाधार पर पहुंचती है। यह पहला पड़ाव आता है। फिर स्वाधिष्ठान दूसरा पड़ाव आता है। यह यात्रा इस तरह से जारी रहती है। मणिपुर पर पहुंचती है, तीसरे माले पर मणिपुर है। मणिपुर छपा हुआ है पर मणिपुर ही नाम मिलता है तंत्र में। फिर अनाहत चौथा माला है। उनकी अनुभूतियां कविता में लाई गई हैं, और ये कवि की अपनी अनुभूतियां हैं। शास्त्र में अलग स्वरूप हो सकता है, पर एक आधुनिक मानस तांत्रिक अनुभव को एक बार फिर से जीता है, और विशुद्ध चक्र पर यह यात्रा पहुंचती है जहां आसमानी नीला है। मन होता है कि यहाँ उतर जाया जाए, पर चूंकि और आगे जाना है इसलिए छठे माले पर यह यात्रा पहुंचती है। वहां पर भी ये यात्रा रुकती नहीं है। सातवां माला सहस्रार है। यह जो शास्त्र
काव्य है उसकी भी एक झलक इसमें मिलती है। और शैव तंत्रों में, तांत्रिक वाङ्मय में जो चक्र बताए गए हैं, षट चक्रों का निरूपण मिलता है हमारे तांत्रिक साहित्य में। यह कुंडलिनी शक्ति जो भीतर विद्यमान रहती है, उसके इर्द गिर्द शरीर में शक्ति के कई केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र और पद्म की संज्ञा दी जाती है। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के संचालन के लिए 6 मुख्य केंद्र षट चक्रों के रूप में तंत्र में बताए गए हैं। उनके ऊपर 7वां केंद्र सहस्रार है, जो शिव का स्थान है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये इन 6 चक्रों के नाम हैं। इसी क्रम से इस कविता में ये छहों के नाम रखे गए हैं। लिफ्ट में चूंकि 8 मालों वाली लिफ्ट है, इसलिए मूलाधार से लगा करके आज्ञा चक्र तक की यात्रा का रूपक लिफ्ट की यात्रा को बना दिया गया है। और अंतिम चक्र जो सहस्रार चक्र है, उस पर यह यात्रा चुकती है। कुल मिलाकर के यह अपनी परिकल्पना की नवीनता की दृष्टि से उल्लेखनीय कविता कही जा सकती है। पहला जो कविता संग्रह अपनी कही था इस कवि का, उसमें एक प्रकार की ताजगी थी और अनुभवों का नवोन्मेष उसमें लगता था। यहाँ कुछ प्रौढ़ता आ गई है और जीवन को भी ज़्यादा और समझा गया है, जाना गया है, अनुभवों को ज़्यादा और पहचाना गया है। पर जिस आवेग के साथ आरंभ किया यात्रा का, वह धीरे धीरे कुछ संयम में परिणत होता लगता है। वेदों में भी 8 चक्रों का वर्णन किया गया है और शरीर में 8 चक्र हैं। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ऐसा कहा गया है। ये पूरी परंपरा वेद से चल करके तंत्र में होकर के एक अत्याधुनिक कवि की कविता में आती है और परंपरा भी जुड़ती है। पर चूंकि संगीत से इस कवि का जुड़ाव है, इसलिए मुझे लगा कि नवा चक्र भी बताया गया है, यह बताया जाए। और संगीत रत्नाकर में 6 चक्रों के स्थान पर 8 चक्रों की चर्चा की गई है। आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच मनस चक्र और सोम चक्र, उसको शामिल करते हुए इस प्रकार से 9 चक्र हो जाते हैं। और ये संगीत रत्नाकर के जो प्रणेता हैं शार्ंगदेव, चूंकि वे संगीत में अध्यात्म और संगीत में जो देह की वीणा बजती है, न केवल देह बल्कि देह से यात्रा जिस प्रकार से की जाती है संगीत साधना में, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो यह जो कवि नए आ रहे हैं, वे विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न कलाओं में प्रवीण होते हुए काव्य रचना यदि करते हैं, तो उससे कविता रचना में कुछ अलग प्रकार का वैशिष्ट्य आ सकता है। और इस नाते संभावनाएं नई कविता में जो बन रही हैं, उनकी एक झलक हम इस कविता संग्रह में देखते हैं। और भी शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में महीम मूलाधारे किमपि मणिपुरे हुतवम स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोपि भ्रूमध्ये सकलमपि हित्वा कुलपतम सहस्रारे पद्मे रहसि पत्या विहरसे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वहाँ शिव और पार्वती दोनों सहस्रार चक्र में विहार करते हैं, ऐसा कहा गया है। सौंदर्य लहरी भी बड़ी कविता है और वह भी जो तांत्रिक अनुभव है उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति करती है। यह संभावना आज की कविता में भी बनती है, यह हम यहाँ देखते हैं। इसके साथ ये जो चारों रचनाकार हैं, इनके प्रति मैं
शुभाशंसा प्रकट करता हूँ। और मध्यवर्गीय परिवार से आई हुई स्त्रियाँ, वे साहित्य को अभिव्यक्ति का माध्यम बना रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, प्रयास कर रही हैं, कुछ और आगे जा रही हैं, लेकिन ये कश्मकश और जद्दोजहद है जो स्त्रियों की है, वो जारी है। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य मैं आज का समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।